बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मी बेंथम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में बेंथम जो है ये एक वेस्टर्न फ़िलासफ़र है। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है या आइडिया है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में, जो इसका रोल है वो यूटिलिटेरियनिज़म के हवाले से। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जर्मी बेंथम जो है उसने किस तरह यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था और कैसे उन्होंने इसको प्रमोट किया था। ठीक है, दरअसल बेंथम जो है ना, ये एक इंग्लिश फिलोसफर था और 1748 में लंदन को ये इसकी पैदाइश हुई थी। लंदन में 1748 को। ठीक है, और बेंथम का ये था कि ये एक लायर था बाय प्रोफेशन, बट ही नेवर प्रैक्टिस द लॉ। ठीक है, उसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। वैसे बाय प्रोफेशन तो लायर था, लेकिन प्रैक्टिस उसने नहीं किया था। ठीक है, और जर्मी बेंथम का ये था कि चूँकि इंग्लिश फिलोसफर था और उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, जाहिर सी बात है 1748 की बात है, तो उस सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। और उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जर्मी बेंथम को क्या हुआ कि he was influenced by the wave of industrial revolution, by the wave of change। और उस वजह से उसने क्या किया कि एनलाइटनमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उस टाइम, रोशन ख्याली का और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, तो उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो उसने कहा कि मैं भी कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ डिलीवर करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वजह से उन्होंने लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे कुछ ना कुछ काम शुरू किया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, एक चेंज का एरा था, तो उसकी वजह से ये भी जो है उसकी इन्फ्लुएंस में आके उसने पॉलिटिकल लीगल रिफॉर्म्स पे बात शुरू की। ठीक है, और उसने एक ब्रिटेन जो उस टाइम वो था, उसमें उसने चेंज लाने की कोशिश की। और एथिक्स पे ख़ास तौर पे उसने जो अपना काम किया है ना, वो पॉलिटिक्स पे और एथिक्स पे, उसने ज़्यादातर काम उसका पॉलिटिक्स पे और एथिक्स पे है। ठीक है, उसने कहा कि देखिए ये जो पॉलिटिक्स है और एथिक्स है, उसको इसको हम जो है साइंटिफिक करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, साइंस की एक रिवाइवल थी उस टाइम, एक एनलाइटनमेंट का पीरियड था, एक रिवाइवल का पीरियड था और एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पीरियड था। तो आप कह सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक एरा था। तो उस वजह से उसने ये समझा कि ये जो पॉलिटिक्स है या एथिक्स है, इसको हम मॉरली यानी डील ना करें। उसने कहा कि हम इसको कैलकुलेटेड एक रिस्क की तौर पे लें, यानी हम इसको कैलकुलेटेड और साइंटिफिक तरीके से इसको डील करें। ये बेंथम का, जाहिर सी बात है ये वेस्टर्न फिलोसफर था, तो ये तो हर एक चीज़ को उस हिसाब से देखते थे। ठीक है, मटेरियल के हिसाब से। तो इसने कहा कि ये जो मॉरल है, एथिक्स है या पॉलिटिक्स है, इसको हम कैलकुलेटेड यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल के हिसाब से इसको हम देखेंगे। ठीक है, और ये मैं आपको इसका वो बता रहा हूँ, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, बेंथम का। अच्छा, 1748 को लंदन में ही वाज born, and then he was liar by his profession, but he never practiced the law, or he was influenced by the change of the wave, of the industrial revolution, of the enlightenment period at that time. So he was trying to bring legal and political reforms in Britain because of, he was influenced from industrial revolution. So through his philosophy, he want to bring legal and political reforms in that Britain society. And he also, tried to
बेसिस पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। उसने इसको ना साइंटिफिक प्रिंसिपल के थ्रू वो पॉलिटिक्स और एथिक्स को देखना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने बेंथम ने क्या किया कि उसने दो किताबें लिखी हैं, ठीक है। इसको आगे हम पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इसकी एक थोड़ी सी ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे। इसने एक काम जो किया है ना, वो दो किताबें उसकी बड़ी मशहूर है, यानी बहुत ज़्यादा उसने लिखा है, लेकिन उसमें इशू ये था बेंथम के साथ, issue was with that he wrote not an organized way में नहीं लिखता था वो, बस ऐसे एक्सटेंसिवली लिखता था, लेकिन लिखता बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं था। इस वजह से उसकी जो बुक्स है वो हमें उस तरह से नहीं मिल रहे। लेकिन उसके दो जो किताबें हैं, एक द फ्रैगमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट और एक दूसरा इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। मैंने आपको कहा ना, उस वो मॉरल एथिक्स और इसको साइंटिफिक एक तरीके से देखना चाहते थे, क्वांटिटेटिव तरीके से, ठीक है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पे अभी हम आ रहे हैं बेंथम का, वो यूटिलिटेरियनिज्म है, ये उनकी थ्योरी है, ये उनका स्कूल ऑफ थॉट है, ये उसका फाउंडर है, ठीक है। तो पूरा नाम इसका जेरमी बेंथम ही है, और जेरमी बेंथम जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। और ये उसने एक फेमस प्रिंसिपल दिया है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इस पे आ जाए कि एनी मॉरल थ्योरी जो है उसको अगर हम पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए एक एक्रोनिम है डॉम, DARM। इसको अप्लाई क्या करें, किस तरह कि जो भी थीरी है आप उसको पढ़ते हैं तो आपने उसको इस तरह देखना है कि हाउ इट इज़ डिराइव, ठीक है, डिराइवेशन को देखना है। देन एप्लीकेशन को कि हाउ एज इट इज़ द नॉर्म टू अप्लाई इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, के रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। एंड द रियलिज्म दैट हाउ रियलिस्टिक इज दिस थ्योरी, ह्यूमन नेचर के हिसाब से ये कितना रियलिस्टिक है, इसको भी आप लोगों ने देखना है। और फोर्थ वन जो है मोटिवेशन, कि हाउ डज दिस थ्योरी आंसर द क्वेश्चन व्हाई शुड आई बी मॉरल, ठीक है। ये आपको एनी मॉरल थ्योरी जब आप पढ़ते हैं वो आपको मोटिवेशन किस तरह दे देते हैं, कि आपको मोटिवेट करते भी है कि नहीं, कि आप मॉरल एथिक्स को या मॉरल को फॉलो करें या ना करें। तो उसके पास देने के लिए मोटिवेशन क्या है, ठीक है। तो ये फोर क्या, ये इस एक्रोनिम से आप जो भी आप स्टडी करें, जिस भी थ्योरी को आप पढ़ें, तो आप इस एक्रोनिम को अप्लाई करें, ठीक है। और एनी थ्योरी you want to study, you have to go for these application like derivation, application, realism, motivation, that how this theory is derived, how it is applicable, and how realistic is this, and how does this theory answer your question, why should I be moral, ठीक है, या why should I follow this theory। कोई ना कोई मोटिवेशन अगर आपको एक थ्योरी नहीं देती, तो वो थ्योरी जो है वो एस्टैब्लिश यानी सूटेबल थ्योरी नहीं है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, इसके बाद जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो जर्मी बेंथम को हम पढ़ते हैं, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल को। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये है कि वो कहते हैं कि आप ऐसा एक काम करेंगे उससे बहुत सारे लोगों को, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ
पीपल जो है वो उससे उसको बेनिफिट मिल सके। तो इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, ठीक है। कि यानी कलेक्टिवली बहुत सारे लोग जो हैं उसको उस आपकी उस काम से अफादियत हो, ठीक है। तो उसको हम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा, तो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल है। सेकंड जो है, हमने डिफरेंस बिटवीन बेंथम एंड मेल को देखना है। अच्छा, मैं आपको एक वो ये जो है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल, एक तो जेमी बेंथम है ना, और इसके अलावा एक जॉन स्टुअर्ट मिल भी है, और उसका ये है कि वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है, जे एस मिल जो है। तो बेंथम और मिल में बहुत अच्छा खासा यानी आप कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन है, उनकी थीरीज जो है आपस में नहीं मिल रहे हैं। ये कुछ और कहता है, वो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो कुछ और कहता है। तो उसकी जो डिफरेंसेस हैं वो किसी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम फिर पढ़ लेंगे, जब हम मिल को भी देख लेंगे कि वो क्या कहता है, ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने दिया, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा टच दे देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह जब हम जॉन स्टुअर्ट मिल को देखेंगे उसके बाद हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी पे आएंगे, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ इतना वो करेंगे बेंथम को क्या कहता है, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने एक्ट और रोल यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में डिस्कस किया है, और these लेबल जो है, हाउ अप्रोप्रिएट these लेबल्स और फॉर द बेंथम एंड मिल, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है यूटिलिटेरियनिज्म की। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या सीखना है कि यूटिलिटी है क्या, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी किसे कहते हैं। फिर हमने हेडन कैलकुलस को देखना है, और उसकी सिग्निफिकेंस को। फिर हमने जर्मी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म को अप्लाई करना है, और एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म को सीखना है। अच्छा, यूटिलिटेरियनिज्म जो है ना, सबसे पहले इसको देखें, ये है क्या। यूटिलिटी जो है ना, ये अफादियत को कहते हैं, फ़ायदा को कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये आपको यही बताता है कि द theories advocate द consequences, कि एक काम है कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट या टीलियोलॉजिकल जो है, ये आपको कहते हैं कि आपने जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके आखिर में आपको हैप्पीनेस मिलना चाहिए। यानी आप उस काम को अवॉइड करें जो आपको हैप्पीनेस नहीं देता, और आप उस काम को प्रेफरेंस दें जो आपको हैप्पीनेस देता है। तो इसको यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। यानी आपने एक काम करना है, अगर उस काम के नतीजे में आपको खुशी मिलती है तो वो आप काम वो करें, ठीक है। इसको एक ब्रीफली यूटिलिटेरियनिज्म कहता है। अगर आपको नुकसान देता है, आपको खुशी नहीं देता, तो वो काम ना करें। लेकिन फिर इसमें एक इशू है, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट जो है वो इसको इस तरह देखते हैं कि देखें, अब फॉर एग्जाम्पल एक घर में आग लग गई, ठीक है, और आप जाते हैं उधर लोगों को बचाने, तो इसमें तो आपको प्लेजर नहीं मिलने वाला, आपको पेन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप पेन से गुजरते हैं और आप लोगों को बचा लेते हैं, तो बाद में तो आपको खुशी मिल जाती है, ठीक है। कि उस टाइम आपको खुशी नहीं मिल रहा है, जो आप चल के उधर पेन से गुजरते हैं, लोगों को बचाते हैं, आग को भी, आग जो है आपको भी लगेंगी और आप भी जल जाएंगे उसमें थोड़ा बहुत। लेकिन क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस में तो आपको खुशी मिल जाएगी। तो वो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट इसको इस तरह देखते हैं, ये भेंडम कहते हैं कि समवन हु डिसाइड वेदर एन एक्शन इज गुड और बैड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी नतीजे में ये गुड है या बैड है। तो वो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट था, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म को वो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट के हिसाब से देख रहा था।
यानी बेंथम ने जो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो क्या था कि हेडोनिस्टिक था। हेडोनिस्टिक मीन प्लेजर बेस। वो कह रहा था अगर आपको खुशी मिलती है तो वो काम करे, अगर खुशी नहीं मिलती बात तो वो ना करे, ठीक है। तो फोकस ऑन एक्शंस, प्लेजर बेस। और जो रूल यूटिलिटेरियनिज्म है और प्रेफरेंस है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप बेंथम को देखें। बेंथम जो है, he was concerned with the social and legal reforms, and he wanted to develop an ethical theory which established whether something was good or bad according to benefit of the majority, for the majority of the people। ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर का वही बात आ गया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो उससे उसको फायदा मिल रहा है अगर एक काम से, तो वो जो है यूटिलिटी है, वो प्लेजर बेस है और वो आपको हैप्पीनेस मिल रहा है तो वो काम करे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर वो ना करे, ठीक है। और इसको आप प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहते थे कि उसने कहा कि ऐसे अपने एक सोशल और लीगल रिफॉर्म्स बनाने हैं और एथिकल थीरी हमने इस्टेब्लिश करानी है कि उसमें गुड और बैड जो है उसकी, ये एक अगर एक काम है, इसको आप गुड तभी कह सकते हैं अगर बहुत सारे लोगों को उसको फायदा मिल रहा है, और एक काम को आप बुरा तब कह सकते हैं अगर उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान मिल रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल उससे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहते हैं, यानी द यूजफुलनेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस। और फिर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस नतीजों को कहते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट था कि उसने कहा कि एक काम के उसकी रिजल्ट को देखें, अगर उस रिजल्ट से, रिजल्ट ऑफ एक्शन से यूजफुलनेस मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, फ़ायदा मिल रहा है, तो उसको हम यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। और यानी उसे ही वाज कंसर्न विद द, यू नो द बेनिफिट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि मेजॉरिटी लोगों को खुशी मिले, मेजॉरिटी लोगों को फ़ायदा मिले, तो उसको जो है हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देखें, उसने कहा कि हैप्पीनेस और प्लेजर जो है ना, इसको इन्होंने इक्वेट किया था कि अगर पेन ना है, एब्सेंस ऑफ पेन, और जो क्या है, प्लेजर है, तो आपको खुशी मिल जाएगी। और तो आपने क्या करना है कि पीपल डिज़ायर प्लेजर एंड सीक टू अवॉइड पेन। उसने कहा कि लोग जो है वो भी यही चाहते हैं कि हम उसको कोई तकलीफ ना हो और पेन से ना गुजरे और खुशी उसको मिले। तो उसने कहा कि ये हम साइंटिफिक तरीके से इसको स्टडी करते हैं और इस एथिक्स को हम एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, ठीक है। और केयरफुली हम उस एक्शंस को जांचते हैं कि इन द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन प्लेजर विल बी टेकन और यू फेस पेन। अगर आपको पेन का सामना है तो वो काम फिर जो है बैड है, और अगर आपको खुशी प्लेजर का सामना है तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को हम मेजर कर सकते हैं एक साइंटिफिक तरीके से। उसने कहा कि तो फिर हमने बिफोर द एक्शन वी हैव द चॉइस टू डिसाइड दैट वी विल डू और नॉट टू डू दैट एक्शन, ठीक है। सो बेंथम ने इस तरह एक्सटेंसिव सोशल रिफॉर्म्स पे बात की। उसकी जो थीरीज है उसने, यानी बहुत सारे एक्सटेंसिव सोशल रिफॉर्म्स, पार्लियामेंट को इफेक्ट किया, क्रिमिनल लॉज को, जोरी सिस्टम उस टाइम, प्रेजेंट सेविंग बैंक्स, चीप हॉस्टेज, उसको बहुत ज़्यादा उसने इफेक्ट किया। और वो जो है इक्वलिटी पे क्या कर रहे थे, बिलीफ रखते थे, ठीक है। और एक उन्होंने फिलोसफिक कैलकुलस या इसको हेडोनिक कैलकुलस भी कहते हैं, उसने एक रखा था। यानी वो साइंटिफिक तरीके से एक चीज़ को मेजर करना चाहते थे कि हाउ टू मेजर डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्लेजर। उसको हम आगे देखते हैं कि किस तरह वो इसको मेजर कर रहे थे। उसने एक 7 प्रिंसिपल बनाए थे। ये है, मैं आपको दिखाता हूँ।
एक मिनट, फिलोसफिक कैलकुलस जो उनका है, अगर इसमें है तो ये हेडनिक कैलकुलस या इसको फिलोसफिक कैलकुलस भी कहते हैं। ये एक्रोनिम है प्राइसेड, इसको आप जिस तरह कहते हैं। तो ये क्या है कि प्योरिटी और रिमोटनेस, रिचनेस, इंटेंसिटी, सर्टेनिटी, एक्सटेंट और ड्यूरेशन, ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हम इसको इस तरह मेजर कर सकते हैं, हाउ टू चूज द गुड थिंग टू डू एंड वर्क आउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, कि प्योरिटी को, तो ये उन्होंने कि देखे हम एक एक्शन को किस तरह मेजर करते हैं, हम एक एक्शन की पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को किस तरह मेजर करते हैं, तो वो उन्होंने इस तरह दिया था। देखे ये कि हाउ फ्री फ्रॉम पेन इज इट, कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये पेन से कितना खाली है, कितना फ्री फ्रॉम पेन है। ठीक है, और रिमोटनेस जो है, हाउ नियर इज इट, यानी प्लेजर आपको कितना जल्दी मिल रहा है या कितना दूर है। और रिचनेस जो है, यानी टू वट एक्सटेंट दिस एक्शन विल लीड टू अदर प्लेजर, यानी कितना रिच है ये काम जो आप कर रहे हैं, ये प्लेजर के हिसाब से कितना रिच है, आपको कितनी वो खुशी दे सकते हैं। और इसके साथ आपको एक एडिशनल प्लेजर जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इस रिचनेस को वो फेकेंडिटी कहते थे, वो जो बेंथम है। ठीक है, अच्छा, इंटेंसिटी, हाउ पावरफुल इज इट, ये जो आप एक्शन कर रहे हैं ये कितना पावरफुल है प्लेजर के हवाले से या फायदे के हवाले से। सर्टेनिटी, यानी हाउ लाइकली इट इज टू रिजल्ट इन प्लेजर, आप कितना सर्टेन है कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ, सो हाउ लाइकली इट इज टू रिजल्ट इन प्लेजर, ये आपको कितना परसेंट आप इस पे सर्टेन है कि ये आपको खुशी दे सकता है। और एक्सटेंट जो है, हाउ मैनी पीपल डज इट इफेक्ट, इसका एक्सटेंट कितना है कि ये कितने लोगों को इफेक्ट करेंगे जो आप एक्शन करने जा रहे हैं। और उसका ड्यूरेशन के, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, कि ये उसका ड्यूरेशन जो है वो कितना होगा, प्लेजर का और अफादियत का, फ़ायदे का, यूटिलिटी का, कितना उसका दौरानिया कितना होगा, ड्यूरेशन टेनेवर कितना होगा। ठीक है, तो इसको एक हेडोनिक कैलकुलस या फिलोसफिक कैलकुलस, ये इन्होंने एक कैलकुलेटेड मेजरमेंट किया था। और ये उनकी थीरी है, फिलोसफिक कैलकुलस भी कहता है इसको, बेंथम हेडोनिक कैलकुलस भी कहता है। तो ये उन्होंने एक वो दिया था प्लेजर मायरिंग के हवाले से। सही है, ये देखें, ये जो हेडोनिक कैलकुलस था ना, इट्स कैन बी यूज टू गिव द प्लेजर पेन, इससे हम प्लेजर और पेन को जो है वो मेजर कर सकते हैं बाय टू कोर्सेज ऑफ एक्शन, हेल्पिंग समवन टू डाई और नॉट टू डूइंग सो। So intensity of the pain, duration, extent, richness, purity, certainty, remoteness, ये सब जो है हम चेक कर रहे हैं इसमें। और in most cases the degree of the pain is so great that the theory would support euthanasia. Right. अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, क्या कहते हैं।